हेलो एवरीवन, दिस इज शालू जैन। वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो, हम जो है इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम सीडीपी पढ़ रहे हैं। हमने 2018, 19, 20 की जो है सीडीपी डिस्कस कर ली है। आज 2021 के पेपर की जो है हम सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो किसने दिया था? लेवेटर ने, सेंगुइन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। देखो, जब भी इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम इंटेलिजेंस में सबसे पहले जो भी चीज़ की थी वो किसने की थी? अल्फ्रेड बिने ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अल्फ्रेड बिने एंड साइमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A branch of psychology which studies how people change physically, cognitively and socially over the entire lifespan is known as, कि ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान की वो शाखा वो किसका अध्ययन करती है या वो क्या कहलाती है जो लोगों के पूरे जीवन काल में उनके शारीरिक, उनके संज्ञानात्मक और उनके सामाजिक रूप को बदलते हुए देखती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम उसको कहते हैं। क्योंकि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो जो भी फिजिकल चेंज आता है, उसका कॉग्निटिव चेंज आता है, उसका सोशली चेंज आता है, किसी भी इंडिविजुअल में जो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव? इनेट मोटिव क्या होता है? कि जो बच्चे को जन्म से मिलते हैं। इनेट का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ जन्म से मिलती है। तो इन्होंने कहा कि वो मोटिव जो जन्म से नहीं मिला। सेफ्टी, हंगर, थर्स्ट या रेस्ट। देखो, जो हंगर है, थर्स्ट है और रेस्ट है, ये बच्चे की क्या होती हैं? जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। लेकिन जो सेफ्टी है वो उसको कहाँ से मिलती है? जब वो एनवायरनमेंट में आ जाता है तब उसको सेफ्टी फील होती है ना। तो ये चीज़ कहाँ से मिलती है? उसको एनवायरनमेंट में आके मिलती है। ये उसकी क्या है? इनेट नहीं होती है। तो राइट आंसर इज सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है, किसने कहा कि किशोरावस्था जो है दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? देखो, जब भी किशोरावस्था की जब बात आती है तो हमेशा हम किसका नाम लेते हैं? स्टेनले होल का नाम लेते हैं। देखो, किशोरावस्था के बारे में जो भी बात कहता है या जो भी कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो कहे हैं, वो ज़्यादातर किसने कहे हैं? स्टेनले होल ने कहे हैं। ठीक है, कई बार मान लो आपको क्वेश्चन ना आए, पेपर में स्टेनले होल ऑप्शन है और किशोरावस्था के बारे में जब पूछा गया है तो आप जो है स्टैनली होल वहाँ लगा के आ सकते हो, क्योंकि 90% जो चांस होते हैं वो स्टैनली होल के ठीक होने के जो है आपके चांसेस बन जाएंगे। तो क्वेश्चन इज दैट, हु स्टेटेड दैट अडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? अभी अभी मैंने आपको बताया, स्टैनले होल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैने? गैने ने जो है अपनी थ्योरी में 8 स्टेप जो है वो दिए थे। तो 8 स्टेप में कौन सा जो हाईएस्ट लेवल है वो हमें बताना है। तो हमारा हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग या मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो जो हमारा हाईएस्ट स्टेप है वो कौन सा है? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो गैने के जो 8 स्टेप हैं वो कौन कौन से थे वो भी आप एक बार जो है ध्यान से सुन लीजिए। वो है, सबसे पहला जो स्टेप है सिग्नल लर्निंग। सबसे पहला जो है वो है सिग्नल लर्निंग। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, सिग्नल लर्निंग। नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, इसको हम SR लर्निंग भी कहते हैं। उसके बाद क्या आती है? चेनिंग। फिर क्या होता है? चेन बनती है। चेन बनने के बाद क्या होती है? वर्बल एसोसिएशन होती है। देखो, पहले हमने क्या किया? सिग्नल पहुंचाया। सिग्नल जब हम पहुंचाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? रिस्पॉन्स करना पड़ता है। जब रिस्पॉन्स हो जाता है तो एक क्या बननी शुरू हो जाती है? चेन बननी शुरू हो जाती है। जब चेन बनती है तो क्या होता है? एसोसिएशन, मीन्स कि संबंध बनना जो है वो शुरू हो जाता है। अब देखो, जब संबंध बनेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन भी आएगी। तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद जब डिस्क्रिमिनेट करना जब सीख जाएगा बच्चा तो उसको क्या हो जाएगी? उसके कंसेप्ट की उसको क्या हो जाएगी? लर्निंग हो जाएगी।
जब बच्चा कंसेप्ट की लर्निंग सीख लेगा तो अब क्या है, वो खुद से रूल भी बनाना शुरू कर देगा। अब बच्चे ने रूल बना लिए तो क्या होगा, अब उसने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है हमारे, ये होते हैं हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ये क्या कहलाते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। इनको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है इसमें हमारे माइंड का यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा सिग्नल है, स्टिमुलस है, चेनिंग है, वर्बल है, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनमें हमारा क्या है, बिहेवियर जो है इसमें हमारा झलकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है, मतलब कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो उसने ये पूछा है कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है। एसोसिएशन टेक्निक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक या कंप्लीशन टेक्निक। देखो जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक है वो क्या होती है, हमारी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। प्रोजेक्टिव में क्या होता है, क्या जब वो जो एसोसिएशन टेक्निक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, कंप्लीशन है, ये क्या है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। लेकिन पर्सनालिटी की नॉन प्रोजेक्टिव कौन सी बन जाएगी, सोशियोमेट्रिक। समाज में जब जाके उसको पर्सनलाइज्ड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सोशियोमेट्रिक हो जाएगी। तो राइट आंसर इज सोशियोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। देखो गुड मेंटल हेल्थ की जो है एक विशेषता कौन सी नहीं है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, तो ये बताना है कि गुड मेंटल हेल्थ की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब देखो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो उसमें क्या आ जाएगी, इमोशनल मेच्योरिटी आ जाएगी। आखिर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप इमोशनली मेच्योर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, है ना, और आपका खुद को सेल्फ इवेल्युएशन करने का जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी होगी, टॉलरेट करने की पावर भी अच्छी होगी। लेकिन जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप इनटॉलरेंस होगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप तो टॉलरेट कर पा रहे हो चीज़ों को। तो क्या आ जाएगा, इनटॉलरेंस जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारे गुड मेंटल हेल्थ की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन प्याजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो जीन प्याजे हैं उसने जो है हमारे पास मेनली टर्म्स दी थी, लाइक स्कीमा, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। ये कई तरीके की, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो है टर्म्स जो है जीन प्याजे ने जो है वो दी थी। लेकिन यहाँ पर हमें जो टर्म्स दे रखी है लाइक एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, सिम्बॉलिक और इक्विलिब्रेशन, इनमें से कौन सी है जो जीन प्याजे ने नहीं दी है, तो कौन सी है वो, सिम्बॉलिक जो है वो जीन प्याजे ने नहीं दिया। अब देखो जो ये एसिमिलेशन है, एक्मोडेशन है और इक्विलिब्रेशन है, इनसे जो है एक अलग अलग जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं। एसिमिलेशन, देखो एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है जब हम क्या करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ न्यू नॉलेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रीवियस नॉलेज में क्या किया, न्यू नॉलेज को ऐड किया, तो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। लेकिन जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज में क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जहाँ भी आपको ये वर्ड मिले कि आपने अपने प्रीवियस नॉलेज में क्या किया, मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो वो क्या बन जाएगा, एक्मोडेशन बन जाएगा। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के बीच में बैलेंस बनाना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following stage is not prescribed by James Draver in the context of development of character। इन्होंने कहा कि जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने कौन सी स्टेज जो है वो नहीं दी थी, ये हमें जो है बताना है। ठीक है, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट, द सेल्फ रिगार्ड या कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। तो देखो जो जेम्स ड्रेवर थे उन्होंने जो है यहाँ पर कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज जो है वो नहीं दी थी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। अब देखो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जो ये जेम्स ड्रोवर है इनका जो डेवलपमेंट कैरेक्टर है ये था क्या, हमें पता होना चाहिए ना कि ये क्या था एक्चुअल में। देखो जो ये करेक्टर था ये किससे रेलेवेंट था, ये सोशली जो है वो रेलेवेंट था। इसमें जो है मेनली इमोशंस की जो है वो बात की गई थी। जेम्स ड्रेवर जो है इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी स्टेजेस दी थी, 3। एक तो द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट्स एंड द सेल्फ रिगार्ड स्टेज। ये 3 स्टेजेस जो हैं ये जेम्स ड्रेवर ने दी थी।
जो ये फर्स्ट स्टेज है, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, इसमें इन्होंने क्या कहा था, वैसे डीप में इतना पूछा नहीं जाता लेकिन क्वेश्चन आया है, तो फ्यूचर में जो है इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इसलिए जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है। द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, इसका मीनिंग क्या था, इसमें क्या होता है, जो कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक इमोशंस के साथ जो है उनको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी हैप्पीनेस है उसको कैसे शो करेगा, अपने अम्यूजमेंट के साथ जो है उसको शो करेगा। मीन्स कि इनके कहने का क्या मतलब है कि इस स्टेज में जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रूड होते हैं। मीन्स एज वन लर्न्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड ट्राइज टू कंट्रोल देम। ठीक है, इस तरीके से वो अपने इमोशंस को क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेज है जो ये सेंटिमेंट की, इसमें क्या करता है, इस स्टेज में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने आइडियाज़ को या अपनी सेंसिटिविटी को क्या करता है, अपने इमोशंस के थ्रू क्या शो करता है। ठीक है, उसके इमोशन जो है वो क्या बन जाते हैं, वो एक मीडियम बन जाते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को क्या कर सके, वो शो कर सके। नेक्स्ट, द सेल्फ रिगार्ड स्टेज, ये तीनों स्टेज जेम्स ट्रेवर ने दी हैं। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो इतना कॉन्फिडेंस और इतना सेल्फ स्टीम गेन कर लेता है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्या है, वो एक्सप्रेस कर पाता है। इसमें वो सीख लेता है कि अपने इमोशंस को कैसे उसको कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक जो हैं वो कौन थे, इस क्वेश्चन को जो है बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। जीन प्याजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वेगोत्स्की या कोहलबर्ग। तो सोशल कल्चर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी लेव विगोत्स्की के द्वारा। जीन प्याजे अभी अभी पढ़ के आई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। जेरोम ब्रूनर जो है सोशल लर्निंग थ्योरी, और कोहलबर्ग जो है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो कोहलबर्ग ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। हमें ये बताना है कि कौन सी जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक यहाँ पर नहीं है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वुडवर्ड्स पर्सनल डाटा शीट, सेंटेंस कंप्लीशन या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो जो वुडवर्ड्स का जो पर्सनल डाटा है ये हमारी जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। अभी हमें ऊपर पढ़ के आए थे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, है ना। तो ये हमारी क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है पर्सनैलिटी की है। अब जो है पर्सनैलिटी का टॉपिक आपके सिलेबस से जो है वो कट कर दिया गया है, तो आपको इतना डीप स्टडीज़ को करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। कैटल ने जो है वो पर्सनैलिटी के कौन से ट्रेट जो है वो नहीं दिए थे, ये हमें बताना है। एटीट्यूड, अर्ज, सेंटिमेंट्स एंड कंजर्वेटिव। तो देखो, जो अर्ज एंड कंजर्वेटिव है ये दोनों ही जो है कैटल ने नहीं दिए थे। पेपर ने जो है जब आपकी आंसर की आई थी तो जो ये 2 एंड 4, जो भी बच्चा 2nd एंड 4 ऑप्शन लगा के आया था उन दोनों को उनको जो है 1 मार्क्स जो है वो दिया था। ठीक है, तो 2nd एंड 4 जो है ये जो दोनों है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग परीक्षण सीईटी को लागू किया जाता है। सीईटी नहीं, यहाँ पे सीएटी कैट आना चाहिए। कैट का जो था चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। वो जो टेस्ट है वो किस एज ग्रुप के लिए है। अच्छा, इंग्लिश में जो है यहाँ पर ठीक लिखा है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, वो कितने एज ग्रुप के लिए जो है वो था। 2 to 5 के लिए, 0 to 4 के लिए, 16 to 18 के लिए या 3 to 10 के लिए। तो जो ये टेस्ट था ये 3 to 10 जो एज ग्रुप है उसके लिए जो है ये वैलिड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये हमें बताना है। कि मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का जो है वो 20% होता है। वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी। देखो, क्या जब बच्चा एडोलसेंस में जाता है तो उसकी मांसपेशियों का भार जो है वो कुल शरीर के भार का 20% होगा, उससे ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग दे रखे, ये करेक्टरिस्टिक्स इसकी नहीं है। तो यही जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन को समझना है, तो आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा एडोलसेंस में गया है ना, प्यूबर्टी एज में है, तो डे ड्रीमिंग तो करेगा ही। तो ये तो जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है। वोकेबलरी टू इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा एडोलसेंस में जाएगा, वोकेबलरी तो इंक्रीज
होएगी, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ भी जो है वो हाईएस्ट लेवल पर जो है वो पहुँच जाएँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन के बारे में जो है चार विशेषताएं दे रखी हैं, कौन सी गलत है ये हमें बताना है। इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा मोटिवेटेड होगा तो बिहेवियर भी कैसा होगा, गोल ओरिएंटेड होगा। मोटिवेटेड बिहेवियर डज कंटिन्यूटी, मोटिवेटेड बिहेवियर में जो है वो कंटिन्यूटी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, इन्होंने कहा कि जो अभिप्रेत व्यवहार है उसकी प्रकृति कठोर होती है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। देखो, मोटिवेटेड बिहेवियर की जो नेचर है वो रिजिड नहीं होती है, वो कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कई बार क्या होते हैं, हम मोटिवेटेड तो होते हैं कि हम करेंगे, ये चीज़ करेंगे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी एचटेट का एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, तो बच्चे क्या थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे अभी भी मोटिवेटेड है कि हाँ हमें करना है करना है, लेकिन अब क्या है, अब वो कम पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है पेपर नहीं है, अभी नहीं है। इस वजह से क्या है, जो हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर है वो रिजिड ना होकर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मोटिवेशन डज एनर्जी चेंज इन ह्यूमन बींग, कि जो मोटिवेशन है उससे क्या होता है, ह्यूमन बींग में एनर्जी जो है उसकी वो चेंज होती रहती है, बिल्कुल जो है सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू स्केल, व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन? देखो, वैसे तो जो है इस क्वेश्चन का 1 नंबर मिला था, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो इसका जो राइट आंसर बनता है, जो स्टैनफोर्ड बिने के अकॉर्डिंग जो आईक्यू लेवल है वो 52 to 67 है। अगर आप जो है नेट पर कभी इस क्वेश्चन को सर्च करोगे तो जो स्टैनफोर्ड बिने हैं उन्होंने जो आईक्यू लेवल बताया था वो 52 to 67 जो है वो बताया था, और वो हमारे ऑप्शन में जो है वो गिवन भी है, ठीक है। जो एल्फर्ड बिने है उसने जो है 4 लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जो है वो बताए थे। देखो, एक था हमारा क्या, माइल्ड, कि क्या होता है, माइल्ड आईक्यू। जो माइल्ड आईक्यू होता है वो कितना होता है, 50 to 70 के बीच में जो है उसकी रेंज रहती है। एक होता है मॉडरेट, मॉडरेट जो होता है वो 35 to 51, और कहीं कहीं इसको 36 to 51 भी लिखते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सीवियर, जो सीवियर होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है, 20 से लेके 34 या 20 से लेके 35 भी आप जो है उसको कह सकते हैं। और जो प्रोफाउंड होता है, जो बिल्कुल ही जो मतलब कि पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बिल्कुल ही जो जो मतलब खुद से अपना कोई काम नहीं कर सकता, वो होता है प्रोफाउंड। तो उसका आईक्यू लेवल कैसा होता है, उसका आईक्यू लेवल होता है बिलो 20 जो है उसका आईक्यू लेवल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड बिने जो आईक्यू स्केल है वो 52 to 67 जो है इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। तो ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बोर्ड ने पता नहीं क्यों इसका जो है 1 नंबर दिया था। अगर आप नेट पे कभी सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर 52 to 67 जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रोफाउंडर ऑफ एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले? की जो प्ले है उसके प्रोफाउंडर कौन है, कार्ल ग्रूस, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसर या जी स्टैनले होल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल ग्रूस, कि कार्ल ग्रूस ने जो है वो एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट? हैबिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। हैबिट इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन। देखो, ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन हो रही है, अगर आपकी कोई आदत है तो वो क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है वो बन जाएगी। हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, ये कह रहे हैं कि जो हैबिट है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने हेरिडिटी से उसको एक्वायर करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या हैबिट जो है वो हेरिडिटी से आती है? हैबिट तो हमारी चेंज हो जाती है ना, एनवायरनमेंट में आके क्या है, हम हैबिट को चेंज कर सकते हैं। हैबिट फॉर्मेशन की बात कौन करते हैं, इवान पैवलोव जो है वो हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब वो क्या करते हैं, अपने डॉग को एक कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस देते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है। तो इवान पैवलोव क्या कह रहे हैं कि जो हैबिट है वो हेरिडिटी ना होके क्या है, एनवायरनमेंट से आती है। और जब भी हम एनवायरनमेंट में जाते हैं और अपने आप को किसी एनवायरनमेंट में हम देखते हैं तो अपनी हैबिट्स को हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो हमारी हैबिट क्या है, वो हेरिडिटी से एक्वायर्ड ना होकर क्या होगी, एनवायरमेंटल फैक्टर होगी। तो जो हमारी हैबिट है वो कैसी होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर वो होती है। हैबिट इज ए वेल लर्न परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है कि हैबिट को जो है हम किसी अच्छे प्रदर्शन से जो है वो सीख सकते हैं। हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। हैबिट जो है या आदत जो है वो केवल समान परिस्थितियां होने पर ही जो है वो प्रदर्शित
होती है। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि हैबिट इज़ एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी। ठीक है, हैबिट जो है वो हेरिडिटी से नहीं, हमारे किससे आती है, एनवायरनमेंट से जो है वो चेंज हो सकते हैं, उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उससे कौन सी रिलेटेड नहीं है। देखो, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, अगर आपका मेंटल डिसिप्लिन ठीक है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लर्निंग में जो आपका लर्निंग कर रहे हो तो आप उसे ट्रांसफर कर पाओगे ना, पॉजिटिवली नेगेटिवली किसी भी तरीके से आप क्या कर पाओगे, अपनी लर्निंग का जो आपने पहले सीखा है। देखो, लर्निंग ट्रांसफर का मतलब पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि लर्निंग ट्रांसफर क्या है। लर्निंग ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो आपकी न्यू नॉलेज में किस तरीके से हेल्प कर रही है, ये होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, लर्निंग का ट्रांसफ़र इसको हम कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन वही चीज़ होगी, अगर आपका मेंटली डिसिप्लिन जो है आपका ठीक है तो वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी, अब देखो रोट मेमोरी की बात करें, रोट मेमोरी तो हमारे कंसेप्ट में कहीं भी नहीं है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है वो रोट मेमोरी के बारे में तो कहता ही नहीं। कोई भी आजकल अगर मान लो आप मॉडर्न साइकोलॉजी देखो या आप कोई भी ओल्ड साइकोलॉजी उठा के देखो या न्यू क्लासिकल देखो, तो कोई भी जो है वो रोट मेमोरी की बात तो करता ही नहीं है ना। किसने कहा कि रोट बच्चों को आप रोट लर्निंग सिखाओ, ये तो कोई कहता ही नहीं। तो रोट मेमोरी से कोई भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो नहीं होती है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, कि जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट है उसकी भी एक अलग से क्या है, थ्योरी होती है, जनरलाइजेशन थ्योरी होती है। तो लेकिन रोट मेमोरी की कोई थ्योरी नहीं होती है। और जो रोड मेमोरी ऑफ थ्योरी है वो हमारी जो है लर्निंग ट्रांसफर में कहीं भी हेल्प जो है वो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ द थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, कि देखो जो ट्रायल थ्योरी थी, जो थॉर्नडाइक ने हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, उसके जो है उन्होंने कई नाम बताए थे। लाइक उन्होंने उसके क्या क्या नाम बताए थे, एसआर थ्योरी उन्होंने बोला था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उसको उन्होंने बॉन्ड थ्योरी भी कहा था, उसको उन्होंने कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा था, लेकिन उसको उन्होंने कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी नहीं कहा था। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी की बात कौन करता है, इवान पावलोव करता है, अपने कुत्ते पर जिसने एक्सपेरिमेंट किया था वो जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स की बात करता है। जब थॉर्नडाइक ने अपनी बिल्ली पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने बिल्ली को क्या किया था, उसने बिल्ली को एक उसके बिल्ली की क्या थी, एक ड्राइव थी, है ना, उसकी बिल्ली की नीड थी, ड्राइव थी। लेकिन कहीं भी जो है उसने बिल्ली को कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं दिया था या उसने कोई भी कंडीशन स्टिमुलस नहीं दिया था। तो कंडीशन रिस्पॉन्ड एंड कंडीशन स्टिमुलस किसने दिया था, वो दिया था इवान पावलोव ने अपने कुत्ते को। अपने कुत्ते वाली थ्योरी में जो है उसने एक्सपेरिमेंट में उसने उसको क्या दिया था, बेल बजाई थी, है ना, तभी उसको भोजन मिलता था, उसका स्लाइवा आता था। लेकिन थॉर्नडाइक की थ्योरी में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो कैसी है, वो कनेक्शनिज्म पर बेस्ड है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बेस्ड है, बॉन्ड थ्योरीज को हम कहते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्ड, ये जो है थॉर्नडाइक का थ्योरी का नाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल परस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है, कि फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, मतलब कि खुले व्यवहार पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोकस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस, कि हमें संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। या फोकस ऑन द बायोलॉजिकल इवेंट, ये कह रहे हैं कि क्या हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। या फोकस ऑन द क्रिटिक ऑफ मेल बायस, कि या हमें पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो क्या करती है, हमें ओवर्ट बिहेवियर पर जो है वो फोकस करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ना तो कॉग्निटिव, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव को लेके चलेंगे तो हमारा जो फिजिकल है, हमारा जो मतलब ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ जाएगा, है ना। बायोलॉजिकल, ये कह रहे हैं कि सिर्फ बायोलॉजिकल होना चाहिए। हेरिडिटी, जो हमारी हेरिडिटी है क्या सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करती है, एनवायरनमेंट कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कहते हैं कि हमें जो है ओवर्ट बिहेवियर पर जो है वो फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब कि जो मूल प्रवृत्ति है उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। देखो, जो हमारे इंस्टिंक्ट होती है वो क्या होती है, इनेट होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, जो हमारे इमोशंस है वो हमारे क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं ना, और इमोशन से ही क्या आती हैं, मूल प्रवृत्ति आती हैं। ठीक है, इंस्टिंक्ट इज़ वेरी पावरफुल, जब हमारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारी इंस्टिंक्ट भी क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और जो हमारे इंस्टिंक्ट है वो क्या होते हैं, एम्फेरिमल, मतलब कि एफिमेरल, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है। लेकिन जो हमारे इमोशंस है या जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ है वो क्या है, एफेमेरल होती है, नहीं, वो क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो हमारे
मूल प्रवृत्ति है वो अल्पकालिक ना होके कैसी होती है, हमारी दीर्घकालिक जो है वो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The mental activity associated with the thoughts, decision making, language and other higher mental process is called visual image, cognition, concept या proposition। अब देखो, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे डिसीजन हैं या हमारी लैंग्वेज है, वो जो है वो सब किससे रिलेटेड होते हैं। अब कोई भी थॉट हमारे माइंड में आ रहा है तो वो किससे रिलेटेड होगा, हमारे कॉग्निशन से ना। कॉग्निटिव, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे थॉट्स भी आते हैं, हमारे डिसीजन भी आती है, हमारी लैंग्वेज भी आती है और हमारी जो हाई लेवल मेंटल एक्टिविटीज़ भी आती है, वो सारी किससे जुड़ी होती है, हमारे माइंड से जुड़ी होती हैं। तो माइंड किससे जुड़ा है, मेंटल प्रोसेस किससे जुड़ी है, हमारे कॉग्निशन से जुड़ी है। विजुअल इमेज का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चित्र को देखना, देखना विजुअलाइज करना मीन्स देखना। क्या सिर्फ और सिर्फ देखना जरूरी है, देखने से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कॉग्निशन की जो है वो जरूरत होती है। तो ये किसका पार्ट होता है, ये कॉग्निशन का जो है वो पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। चार स्टेटमेंट अगेन हमें गिवन है, तो कौन सी फॉल है, ये फॉल्स है, ये हमें बतानी है। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, इन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है, लर्निंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस ही है, प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग जो है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी प्लेस पे जाओ, हर जगह आप क्या करते हो, लर्न करते हो। किसी के पास भी आप जाते हो, वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करते हो। तो वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट नहीं होता। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, वो जो चलती रहती है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पजफुल, और जो लर्निंग प्रोसेस है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, पर्पज होता है। अब मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो यहाँ से, तो उसका कुछ पर्पज है ना। आपको एस्टेट का एग्जाम देना है, उसको क्रैक करना है, तो ये क्या है, आपका पर्पज है ना। और इस आप उस जो आप लर्न करने आए हो वो एक पर्पजफुली लर्निंग है ना। तो एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, कि जो लर्निंग का जो एरिया है वो कैसा है, ब्रॉडर है। ठीक है, आप लर्निंग का एरिया ब्रॉडर कैसे है, आप कहीं से भी क्या है, कुछ भी लर्न कर सकते हो, इसलिए जो लर्निंग का एरिया है वो कैसा है, ब्रॉडर माना जाता है। और बिहेवियर चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग। इन्होंने कहा कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति है और जो हमारे प्रतिक्षेप क्रियाएं हैं, उनके द्वारा जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, वो सब क्या है, हमारे लर्निंग है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर मान लो कोई इंस्टिंक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से हमने कोई बिहेवियर किया, ठीक है, और वो हमारे बिहेवियर में चेंज आया, क्या वो लर्निंग मानी जाएगी। मान लो आपका इमोशन है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, फियर है, आप प्लान मतलब कि आप एस्केपिज्म कर रहे हो, ठीक है। तो क्या वो, अगर आप वहाँ से एक्सकेप कर गए, क्या वो आपकी लर्निंग कहलाएगी, नहीं, वो लर्निंग नहीं होती। वो जो हमारे इमोशंस है, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स है, वो कुछ देर के लिए आए और फिर वो चले गए। तो जो उस टाइम जो हमारा बिहेवियर चेंज हुआ, वो हमारी लर्निंग नहीं कहलाती। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट कंटेंट अंडर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। अब देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं कि जो जेफी गिलफोर्ड है, इन्होंने बुद्धि का जो है कौन सा मॉडल दिया था। पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, तो पेपर में सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कौन सा मॉडल दिया था, 3 डायमेंशनल मॉडल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय प्रारूप। ठीक है, तो इसने जो है कौन से कंपोनेंट को जो है नहीं लिया था, ये हमें बताना है। फिगरल को, सिस्टम को, सिम्बॉलिक को या बिहेवियर को। देखो, जो जेफी गिलफोर्ड है वो सिस्टम की बात जो है अपने कंपोनेंट में कहीं भी बात नहीं करते हैं, अपने कंटेंट में ये कोई कंपोनेंट उनका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी के बारे में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ये जो है मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार टीजीटी के क्वेश्चंस में, टीजीटी में मतलब रिपीटेडली ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो है मैं इसका आंसर बताऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है। जब हम कुछ लर्न करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें अपने माइंड में उसको रिटेन करना पड़ता है। जब हम उसको रिटेन कर लेते हैं, जब भी हमें उसकी नीड होगी तो अब हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे। और रिकॉल करने के बाद जब हम उसको सही से पहचान लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, किचन वाला जो एग्जाम्पल जो मैं देती हूँ आपको, कि अगर मान लो आपने यूट्यूब पे क्या किया, एक वीडियो देखी, ठीक है, वीडियो देख के जो है आपने कोई डिश बनानी जो है वो सीख ली। अब आपने सीख लिया और आपने क्या कर लिया, उसको अपने माइंड में रिटेन कर लिया। अब आप क्या, आप किचन में गए, आपने उस चीज़ को बनाया,
ठीक है? अब बनाने के बाद आप जब आप बना रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, उस यूट्यूब से देखी हुई डिश को अपने माइंड में रिकॉल कर रहे थे, है ना? रिकॉल कर के आप क्या कर रहे थे, उस डिश को बना रहे थे। अब वो डिश बना ली, डिश बनाने के बाद अब आपको क्या है, आपने किसी को टेस्ट कराई, है ना? किसी ने उसको अच्छा बोला, तो जब मोटिवेशन की बारी आती है, तो हम क्या बोलते हैं, आपको इंसेंटिव मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको ये याद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू प्रोपाउंडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए और उसको फोस्टर करने के लिए जो है कौन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो विधि थी वो किसने दी थी, टॉरेंस ने, मेयर्स ने, ऑसबोर्न ने या गॉर्डन ने। तो जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड था वो किसने दिया था, ऑसबोर्न द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। कि इन्होंने कहा कि कौन सा जो है वो दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। मतलब कि हमारी जो कुछ भावनात्मक ऊर्जाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं। तो कौन सा मेथड जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्स, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन या सेल्फ पीटी। तो जो सेल्फ पीटी है वो क्या है, हमारी भावनात्मक जो ऊर्जाएं जो दब गई हैं उनको निकालने का सही तरीका नहीं है। देखो, जो ये सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्स है, डिस्प्लेसमेंट है, रिग्रेशन है, रिप्रेशन है, सब्लिमेशन है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिए थे, ये दिए थे सिगमंड फ्राइड ने, जो है हमें डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल। इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मन का स्तर जो पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। ये भी एक क्या है, पर्सनालिटी का टॉपिक है। जब इंसान में हमारे पास तीन चीज़ होती हैं, एक होती है इड, एक होती है ईगो, एक होती है सुपर ईगो। जब इड होती है ना, तो इड में क्या होता है, इंसान को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, सुख चाहिए होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कंप्लीटली सुख की चाह रखता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर इड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड। कि जो साइको एनालिटिकल मेथड था, मतलब कि जो मनोविश्लेषणात्मक विधि थी, वो किसने दी थी, इसके जनक जो है वो कौन माने जाते हैं, जेबी वॉटसन, विलियम वुंट, सिगमंड फ्राइड या जेएम कैटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड जो है वो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो है वो जनक माने जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी जो है आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस के जो है वो लिंक मिलेंगे, है ना। नोटिफिकेशन, कुछ बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आते, वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और जो है बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।